नमस्कार विद्यार्थियों, विवेकानंद आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है विद्युत फ्लक्स? किसी सतह के अंदर से किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र था फाई बराबर ई वेक्टर डॉट, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज अपन इसके ऊपर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है ई वेक्टर बराबर ई डॉट एक्स के में स्थित कोई वर्ग है, कोई वर्ग स्थित है इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, वर्ग स्थित है, एक्स वाई तल पर स्थित है, ये वर्ग एक्स वाई तल पर स्थित है, रखा गया है। इस तल के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये एक्स वाई तल दे रखा है, तो ये किसमें आता है? निर्देश तंत्र में आता है ना। तो आपको सबसे पहले निर्देश तंत्र बनाना पड़ेगा। निर्देश तंत्र बना दिया, यहाँ पर इसका y कंपोनेंट ले लिया, यहाँ पर इसका z ले लिया, और यहाँ पर अपन ने इसका x कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो वर्ग है आपका, ये वर्ग है जो कि कहाँ पर स्थित है? एक्स वाई तल पर स्थित है। ये वर्ग स्थित है अपना एक्स वाई तल पर। ठीक है, थोड़ा सा लाइन अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये जो वर्ग माना है अपन ने, तो इसमें क्या किया आपने? देखिए वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं समान होती है। तो मान लिया ये भुजा कितनी है? ए है, तो ये भी क्या होगी? ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी क्या होगी? ए होगी। अब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसकी दिशा की बात करें तो दिशा किस तरफ है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो आपको दे रखी है, ई वेक्टर बराबर कितनी दे रखी है? ई डॉट एक्स के कैप दे रखी है। ठीक है ना, तो इसकी दिशा किस तरफ है? के कैप की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है? के कैप डायरेक्शन में है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको पता है बाय है, बाय के लिए क्या होता है? जे होता है, ये इकाई सदिश होता है। ठीक है ना, जेड के लिए क्या होता है? के कैप इकाई सदिश होता है। एक्स के लिए क्या होता है? आई कैप होता है, इकाई सदिश। तो यहाँ पर देखिए जो जे के कैप की डायरेक्शन में दे रखा है, तो के कैप की तरफ आएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी? के कैप की दिशा में होगी। ठीक है, ये वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के कैप की डायरेक्शन में होगी। तो ये देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आ गई आपकी इस तरफ, और इसका मान कितना है? ई डॉट एक्स के कैप। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आपको x के रूप में मान दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, ये जो आपका वर्ग है, इस वर्ग के छोटे से अल्पांश की बात करते हैं। अब देखिए इस वर्ग के अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है ना, विद्युत बल रेखाएं इसके वर्ग के अंदर से निकल रही है। ठीक है, तो इस वर्ग का विद्युत फ्लक्स आएगा, उस विद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ये वर्गाकार आकृति है ना, इस वर्ग के अंदर से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या इस वर्ग का विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। फाई का मान आपको ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है आपको? फाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करोगे आप? आपको देखिए जो विद्युत क्षेत्र है ये एक्स की फॉर्म में दे रखा है ना। विद्युत क्षेत्र किसकी फॉर्म में दे रखा है आपको? एक्स की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करेंगे, अपन क्या करते हैं, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। अल्पांश क्या होता है? मतलब इसका छोटा सा भाग, अल्पांश ले लिया। तो मैंने देखिए इस तरह से अल्पांश लिया है, कुछ इसका छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया, अल्पांश ले लिया, है ना, इस तरह से अल्पांश ले लिया। अच्छा ये देखिए ये जो क्षेत्र है ये किस पर? एक्स और वाई तल के बीच में उपस्थित है। तो ये जो अल्पांश होता है, अल्पांश को मैंने मान लिया कितना है? dx है। ये अल्पांश कितना है बेटा? dx। इस अल्पांश को क्या माना अपन ने? dx माना है। ठीक है, तो देखिए इस अल्पांश के अंदर से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, या कह सकते हैं कि इस अल्पांश का विद्युत फ्लक्स, वो सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, इस अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स या लिख लेता हूं मैं, अल्पांश dx के लिए विद्युत फ्लक्स। अल्पांश dx के लिए विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा? फाई बराबर कितना आएगा? देखिए आपको पता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर।
तो आपको देखिए ई वेक्टर, तो ई वेक्टर की जगह तो अपन ई वेक्टर लिख लेंगे, ये होगा यू डॉट ए वेक्टर का मान क्या होगा? अब देखिए इस अल्पांश के अंदर से, ये देखिए इस अल्पांश का क्षेत्रफल, ए वेक्टर क्या हो गया? इस अल्पांश का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल क्या निकलेगा इसका? देखिए क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर? देखिए ये क्या है? आयताकार आकृति है, इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी होगी इसकी? ए लंबाई है। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये भुजा और ये भुजा क्या है? समान है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। इसकी लंबाई ए है तो इसकी लंबाई भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। तो ए लंबाई, ठीक है, गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है इसकी? dx। अपने dx चौड़ाई मानी है, ठीक है ना। तो चौड़ाई कितनी है इसकी? dx इसकी चौड़ाई आ जाएगी। और ई वेक्टर का मान लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना। एक बार एक काम करते हैं, इसको पहले स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं ना, पहले अदिश रूप में लिख लेते हैं। पहले तो ए वेक्टर ही था यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ई वेक्टर का मान कितना था? ई डॉट एक्स के कैप। तो ई वेक्टर का मान लिख दिया हमने ई डॉट एक्स के कैप पुस्तक में डॉट ए वेक्टर का मान कितना है? देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी आई थी हमारी? ए, और चौड़ाई कितनी है? dx। तो ए dx। अच्छा इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? ये दिशा किस तरफ है इसकी? यहाँ पर देखिए, आप अगर क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालते थे तो क्या करते थे? जो तल है उस तल के लंबवत दिशा लेते थे। क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? हमेशा तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो तल है इसके क्या होगी? लंबवत दिशा होगी। इसके लंबवत दिशा ले लेंगे अपन, ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। इसको आप ए वेक्टर से प्रदर्शित करोगे जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के अंदर ही है ना। तो अब देखिए इस ए वेक्टर के लिए देखिए यहाँ पर z आई ना, इधर भी क्या होगा? के कैप भी होगा वहां, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? के कैप के रूप में आएगा, ठीक है ना। अच्छा के कैप डॉट के कैप क्या होता है? 1 के बराबर होता है। आप देखो, तो हमारा देखिए लास्ट में फाई बराबर कितना आ रहा है? फाई बराबर हमारा आ रहा है डॉट एक्स ए dx। अच्छा ये जो फाई है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? आपका जो ये देखिए आपने जो ये वर्ग लिया है, इस वर्ग का छोटा सा अल्पांश लिया आपने, dx अल्पांश। इस अल्पांश में से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, इस अल्पांश में से जो विद्युत फ्लक्स निकल रहा है उसका मान आपका निकल गया फाई बराबर ई डॉट एक्स ए dx। अगर मैं ये जो विद्युत फ्लक्स है ना, जो इस अल्पांश के अंदर से निकला है उसका मैं समाकलन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका समाकलन कर दूंगा, देखो अवकलन में अपन क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ते हैं, और समाकलन में क्या करते हैं? अल्पांशों को जोड़कर वापस वो वस्तु बनाई जाती है। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं, समाकलन किया जा सकता है, ठीक है ना, फ्लक्स का समाकलन कर सकते हो यहाँ पर आप। तो समाकलन कर दिया जाए तो इस पूरे जो ये वर्ग है, इस पूरे वर्ग के अंदर से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। इस पूरे वर्ग के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकल जाएगा। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फाई बराबर हमारे कितना आया था? फाई बराबर आया था समाकलन ई डॉट ए एक्स डी एक्स, है ना। ये आया था हमारे फाई बराबर ई डॉट ए एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट है, जो नियत है, उसको अपन क्या कर देते हैं? बाहर ले देते हैं। तो नियत को अपन ने बाहर ले दिया, ई डॉट और ए को अपन ने बाहर ले दिया। अच्छा अंदर क्या रह जाएगा? एक्स डी एक्स। देखो अब यहाँ पर देखिए एक्स dx की फॉर्म में आ गया हमारे। यहाँ पर अपन समाकलन किसका कर रहे हैं? एक्स dx का कर रहे हैं, ठीक है। dx का समाकलन किया जा रहा है, तो dx का देखिए अधिकतम मान कितना हो सकता है? dx का अधिकतम मान हो सकता है a के बराबर हो सकता है, और न्यूनतम a के बराबर हो सकता है अधिकतम मान, और न्यूनतम मान कितना हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है। तो इसकी लिमिट क्या लगेगी? 0 से लेकर के a तक की लिमिट लगेगी, न्यूनतम से अधिकतम तक, ठीक है। तो फाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा? ई डॉट ए एक्स डीएक्स का अगर आप समाकलन करते हो तो कितना आता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सूत्र आपको पता होता है, एक्स की घात n प्लस 1, ये एक्स की घात n dx है, इसके बराबर होता है
x की घात n dx बराबर होता है आपके x की घात n प्लस वन बट्टा n प्लस वन के बराबर होता है ना। और यहाँ पर आपकी लिमिट कितनी आई थी, जीरो से लेकर के ए तक की, जीरो से लेकर के ए तक की लिमिट आ गई आपकी। तो फाइव बराबर कितना आ जाएगा, ई डॉट ए। अच्छा अब देखिए लिमिट लगाते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी आ रही है ए, तो ए लगा दो यहाँ पर x की जगह, तो a का स्क्वायर अपॉन टू माइनस लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो लगा दो x की जगह, तो जीरो का स्क्वायर बटा दो। ठीक है, इस चित्र को मिटा के यहाँ पर कर दो, चित्र की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो फाइव बराबर ई डॉट ए तो यूं का ही रह जाएगा। अच्छा ए का स्क्वायर बटा दो, तो ए का स्क्वायर बटा दो लिख लिया यूं का यूं। अच्छा जीरो का स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा, तो इसको जीरो के बराबर कर दिया। तो क्या आएगा हमारे पास में ई डॉट ए की घात तीन बटा दो, ये किसके बराबर आएगा, फाइव के बराबर आएगा। फाइव बराबर ई डॉट ए की घात तीन बटा दो, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये जो एक्स वाई तल है, जो वर्ग है एक्स वाई तल पर जो उपस्थित वर्ग है, इस पूरे वर्ग के अंदर से निकलने वाले ये जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है ई वेक्टर इज इक्वल टू ई डॉट एक्स के कैप, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स निकल रहा है उस विद्युत फ्लक्स का मान अपन ने निकाल दिया। ठीक है, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि एक समान विद्युत क्षेत्र है आपके पास में, एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें एक बेलन उपस्थित है, इस प्रकार से उपस्थित है कि है वो अक्ष क्या है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। एक समान विद्युत क्षेत्र है आपके पास में ई वेक्टर, उस ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बेलन उपस्थित है और वो इस प्रकार से उपस्थित है कि जो उसकी अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो बेलन से निकलने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स है उसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं और उसके अंदर एक बेलन को रख देंगे। विद्युत क्षेत्र बना दिया, ठीक है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा इसके अंदर आपने एक बेलन रखा है और बेलन जो है ना, बेलन का अक्ष है विद्युत क्षेत्र की दिशा में होना चाहिए, तो बेलन आप कुछ इस प्रकार से रखोगे। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने एक बेलन रखा है तो बेलन कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये होगी आपकी बेलनाकार संरचना, है ना। तो इसका जो ये अक्ष है ये किसमें, देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा के अंदर है इसका अक्ष, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और ये बेलन भी कहते हैं इस तरफ लेटा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है ये कि इस बेलन से पारित, बेलन से निकलने वाला, पारित मतलब क्या हो गया, निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो बेलन से निकलने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, टोटल फाई का मान निकालना है। ठीक है, फाई का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा अगर आपको ऐसी कोई संरचना दे रखी होती है तो उसमें क्या करते हो, सबसे पहले आप सरफेस देखते हो, है ना। तो आपके पास में इस बेलन की सतह कितनी है, तो तीन सतह है बेलन की। पहली सतह तो आपकी ये आ गई, ये वाली जो सतह है, ठीक है, ये सतह, इसको मैंने ले लिया S1। दूसरी आपकी सतह आ गई ये वाली, इसको मैंने ले लिया S2। और तीसरी सतह क्या होती है, बेलन के देखिए चारों तरफ ये देखिए गोलाकार आकृति होती है ना, वर्ताकार, है ना, तो ये वाली ये जो सतह है ये हो जाएगी आपकी तीसरी सतह, इसको मैंने क्या ले लिया S3 सतह। ठीक है, S3। तो ये तीन सतह आपकी आ गई बेलन की, है ना, और प्रत्येक सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले S1 सतह के लिए बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर इस सतह की बात कर रहे हैं, इसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस तरफ होगी, क्योंकि अगर आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है तो क्षेत्रफल सदिश तो आपको पता होना चाहिए, इसकी दिशा आपको पता होनी चाहिए। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किस तरफ होगी, हमेशा क्या होता है, सतह के लंबवत दिशा में होता है क्षेत्रफल सदिश। यहाँ पर देखिए सतह है इसके लंबवत दिशा में, यहाँ पर ये देखिए लंबवत दिशा में, इस दिशा में होगा इसका क्षेत्रफल सदिश, जिसको आपने A1 वेक्टर से प्रदर्शित कर दिया। S1 सरफेस के लिए क्षेत्रफल सदिश A1 वेक्टर। अगर मैं देखिए इस S2 सरफेस की बात करता हूं तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, लंबवत दिशा में होगा, ये भी सतह के लंबवत दिशा में। और S2 वेक्टर के लिए, S2 के लिए क्षेत्रफल सदिश होगा आपके
A2 वेक्टर, ये S2 क्या है, सरफेस को प्रदर्शित कर रहा है, और ये A2 क्या है, क्षेत्रफल सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, A2 वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए तीसरी सतह आपकी S3, इस S3 सतह के लिए अगर आप क्षेत्रफल सदिश निकालोगे तो कैसे निकलेगा, यहाँ पर इस सतह के लंबवत A3 वेक्टर, ये इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल सदिश आ जाएगा। अच्छा, तो हमारा सूत्र क्या होता है, फाई बराबर कितना होता है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। और मैंने आपको बताया था कि जो फाई है वो फाई निर्भर कर रहा है तीन चीजों पर, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, एक ये जो क्षेत्रफल सदिश है इस पर निर्भर करता है, और एक क्या है, कौन, ये जो थीटा कोण है, ये थीटा कोण किसके बीच का कोण है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इन दोनों के मध्य का जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा थीटा कहलाएगा। ठीक है, अगर अपन सबसे पहले S1 सरफेस की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए फाई टोटल है ना, मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, फाई टोटल, ठीक है, ये बराबर होगा सबसे पहले ये S1 के लिए, ठीक है, ये S1 सरफेस के लिए है ना, यहाँ पर देखिए A1 वेक्टर है, ठीक है, इसको ना इंटीग्रेशन के रूप में लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा भी आप कर सकते हो, चाहो तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं सीधे ही कर लेता हूँ। आपके पास सूत्र है ई ए cos थीटा, ठीक है, तो ये S1 वेक्टर के लिए जैसे ई वेक्टर की जगह क्या लिख लोगे, ई लिखोगे ना, और ये ए वेक्टर है इसकी जगह क्या लिख लोगे, A1, और cos थीटा, अब देखिए इनके बीच में कोण कितना आ रहा है आपके, cos थीटा के रूप में लिख दिया, इनके बीच में कोण कितना आ रहा है आपके, थीटा बराबर कितना आ रहा है, ये थीटा बराबर आ रहा है 0 डिग्री, इनके बीच में कोण कितना है 0 डिग्री, क्योंकि दोनों ही क्या है एक ही दिशा में, तो बीच में कोण कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। प्लस अब अपन बात करते हैं S2 सरफेस के लिए, तो S2 सरफेस के लिए फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या है, A2 वेक्टर है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है E, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश A2 और cos यहाँ पर थीटा, अच्छा थीटा का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर थीटा का मान कितना है, अब देखो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और A2 वेक्टर ये इस दिशा में है, तो इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का कोण बन रहा है ना, 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कोण 180 डिग्री हो जाएगा। प्लस अब इसके बाद में अपन बात करते हैं S3 के लिए, S3 के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए E A3 और cos थीटा, और थीटा का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है और इसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की तरफ, तो इनके बीच में कोण कितना आ रहा है, 90 डिग्री का कोण आ रहा है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे बात समझ में, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो फाई बराबर फाई टोटल बराबर कितना आएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू, अब देखो फाई, देखो थीटा का मान आपने 0 रख दिया, तो cos 0 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा E A1 प्लस यहाँ पर देखिए E A2 cos थीटा, ठीक है, अगर थीटा का मान आपने 180 डिग्री के बराबर कर दिया तो cos 180 का मान कितना होता है, -1 के बराबर होता है ना, तो E A2 और इधर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा कोष्ठक के अंदर, cos 180 का मान क्या होता है, -1 के बराबर होता है। अगर देखिए यहाँ पर थीटा बराबर आपने 90 डिग्री रख दिया, cos 90 का मान क्या कितना होता है, 0 के बराबर होता है, तो तीसरे के लिए क्या आ जाएगा E A3 0। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे एक बार ले लेते हैं E A1 प्लस E A2, अच्छा यहाँ पर देखिए -1 है, तो ये माइनस आपका आगे आ जाएगा, तो ये माइनस आगे आ गया तो E A2, और ये देखिए प्लस में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 0 का गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा, तो प्लस का 0 इसके बराबर हो गया 5 टोटल के बराबर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, अब देखो तो हमारे पास में क्या रह गया, 5 टोटल बराबर कितना रह गया, 5 टोटल इज इक्वल टू E A1 प्लस, सॉरी E A1 माइनस E A2, E A1 माइनस
E2 और प्लस का जीरो है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे S1 सरफेस और S2 सरफेस, ये दोनों सरफेस है, इनका क्षेत्रफल आपको देखिए समान दिख रहा है ना। अगर बेलन की बात करते हैं तो इसके दोनों साइड का क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये क्या होगा, समान होगा। तो आप कह सकते हो कि A1 बराबर है A2 के, तो A1 बराबर A2 बराबर A कर दे, है ना। A1 को भी अपन ने A के बराबर कर दिया और A2 को भी A के बराबर कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। इन दोनों का, इसका क्षेत्रफल S1 सरफेस का जो क्षेत्रफल है ये, और S2 सरफेस का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या है, समान है, तो इसको समान कर दिया। तो A1 की जगह क्या लिख लेंगे, A लिख लेंगे, माइनस E, और A2 की जगह क्या लिखेंगे, A2 की जगह भी क्या लिख लिया जाएगा, A लिख लिया जाएगा, A लिख लेंगे। तो हमारा फाई टोटल बराबर कितना आएगा, EA में से अगर EA घटा दिया तो पीछे आपके पास में क्या रहेगा, जीरो, दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, जीरो। तो आपका फाई टोटल बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। तो अगर आप किसी बेलन को, ये बेलन है आपका, इस बेलन को आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, ठीक है, ई वेक्टर के विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया, है ना, और विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश उसका अक्ष है, बेलन का जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश है, तो उसके लिए जो फाई टोटल, उस विद्युत क्षेत्र से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फाई टोटल उस बेलन से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, फाई टोटल बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। टोटल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है ई वेक्टर बराबर 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, ठीक है, वेबर इनटू मीटर इनवर्स में स्थित है, ठीक है। विद्युत क्षेत्रफल सदिश आपको दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, 5 × 10 टू द पावर माइनस का 3 जे कैप मीटर का स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, उस विद्युत फ्लक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब देखो ये ई वेक्टर है, ई वेक्टर का मान यूं का तो इसके अंदर कितना है, 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, ठीक है, गुणा के अंदर ए वेक्टर के मान कितना है, 5 × 10 की घात माइनस का 3, 5 × 10 की घात माइनस का 3, और क्या दे रखा है, जे कैप के अंदर दे रखा है, जे कैप, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो देखो 200 आई कैप का गुणा करेंगे 5 × 10 की घात माइनस का 3 जे कैप से, 200 × 5 कर दो तो कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 × 10 की घात माइनस का 3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोष्टक के अंदर कर देता है आई कैप डॉट जे कैप प्लस, अब देखिए 300 जे कैप है, इसका गुणा करेंगे इसके साथ में तो कितना आएगा, 300 गुणा करेंगे 5 से तो क्या आएगा, 1500 गुणा 10 की घात माइनस का 3, कोष्टक में जे कैप, यहाँ पर भी जे कैप है, यहाँ पर भी जे कैप है, तो जे कैप डॉट जे कैप। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि अगर आई कैप डॉट आई कैप आता है, ठीक है, तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जे कैप डॉट जे कैप आता है तो वो भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। के कैप डॉट के कैप आता है तो वो भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये आपको पता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर अगर आपको दे रखा है जैसे ये तो समान, एक दूसरे के समान इकाई सदिश है, अगर असमान इकाई सदिश होंगे तो उसका मान कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर असमान इकाई सदिशों का गुणा जीरो के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये समान इकाई सदिश है या असमान है, असमान इकाई सदिश है। ये देखिए ये आई कैप है और ये जे कैप है, तो दोनों असमान है, तो इनका मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। आई कैप डॉट जे कैप, या कह सकते हो जे कैप डॉट के कैप, ठीक है, या फिर कह सकते हो के कैप डॉट आई कैप, इनका मान किसके बराबर होता है, हमेशा जीरो के बराबर होता है। ये असमान इकाई सदिश है, इनका मान जीरो के बराबर होगा डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। चलो तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 1000 गुणा 10 की घात माइनस का 3 आई कैप गुणा जे कैप कितना हो जाएगा, जीरो, तो गुणा में इसके जीरो कर दिया, प्लस
1500 गुणा 10 की घात माइनस का 3, जेके गुणा जेके कितना होता है, 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर इसको 1 के बराबर कर दिया। सॉल्व करेंगे इसको, ये तो देखिए 0 का गुणा करेंगे इससे तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में कितना आएगा, 1500 गुणा 10 की घात माइनस का 3, और यहाँ पर देखिए 1 का गुणा करेंगे तो पूरा का पूरा वापस ये का ये पद आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे 5 के बराबर। ठीक है, अच्छा मात्रक है तो देखिए यहाँ पर इसका मात्रक क्या था, वेबर इनटू मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक यहाँ पर वेबर इनटू मीटर इनवर्स लिख दिया। ठीक है, साथ में गुणा में क्या आ रहा है, मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल। देखिए दोनों का गुणा हो रहा है ना, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का दोनों का गुणा कर दिए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक वेबर इनटू मीटर इनवर्स, क्षेत्रफल का मात्रक क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर। तो देखिए इसकी घात 2 है और इसकी घात 1, अंश समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो 1 माइनस 2, सॉरी माइनस का 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेबर इनटू मीटर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर वेबर इनटू मीटर आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर देखिए इसको कोष्टक के अंदर लिख देता हूं मैं, इसको भी कोष्टक के अंदर लिख देता हूं। बार मात्रा लगा रही है, कोष्टक के बाहर रहता है ना मात्रा, बार लगा रही है। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर भी आपका वेबर इनटू मीटर और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, वेबर इनटू मीटर। ये आपके आ गया फ्लक्स का मान। इसको आप चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये यहाँ तक भी आपका आंसर है, और चाहो तो आगे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, कि देखिए जैसे 15 गुणा, अच्छा ये 15 दे रखा है ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 15 को लिख सकते हैं, अगर मैं 10 की घात माइनस का 3 को नीचे देके जाता हूँ तो क्या आएगा, 1500 बट्टा 1000, 10 की घात माइनस का 3 है, नीचे जाएगा 10 की घात प्लस का 3 हो जाएगा, और 10 की घात प्लस का 3 है, इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना, एक के पीछे 3 जीरो, और वेबर इनटू मीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कर दिया और 10 का भाग दे दिया 15 के अंदर, तो कितना आएगा 1.5 वेबर मीटर। ये भी आपका आंसर है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे। कल अपन बात करेंगे सतत आवेश वितरण की बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और गाउस के नियम की बात की जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।